नाजरीन आदाब, दूरदर्शन जालंधर की ख़ास पेशकश अदब प्रोग्राम को लेकर हम हाज़िर हुए हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि अदब प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ अदीबों, उनकी ज़िंदगी, उनके अदबी सफ़र, उनके हाल अहवाल, उनके नज़रियात, उनके उसलूब, उनके अफ़कार और उनसे मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। इसी तरह आज का हमारा मौजू है मुंशी प्रेमचंद, जो एक माया-नाज़ अदीब भी हैं, फ़नकार भी हैं, नावल निगार भी हैं, अफ़साना निगार भी हैं, सैकड़ों कहानियों के मुसन्निफ़ भी हैं। आज उसी शख्सियत पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अनवर अमृतसरी और मेरे साथ इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ रखती हैं जनाब मोहतरमा सामिया आफरीन जी। शुक्रिया अनवर अमृतसरी साहब। सामिया जी, जिस तरह के आप जानती हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद जी की ज़िंदगी है, अदबी उनका जो सफ़र है, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि जो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के जो अहवाल हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 में बनारस के एक छोटे से गांव में हुई थी। उनके वालिद साहब का नाम अजाइब लाल था। उनके वालिद ने उनका नाम यानी मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय रखा था। इसके अलावा उनके चचा ने उनका नाम नवाब राय भी रखा था। प्रेमचंद उर्दू ज़बान में पहले नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, बाद में वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद की वालिदा के इंतकाल के बाद उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और प्रेमचंद की शादी भी बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी। उनके मतलब 13 साल की उनकी उम्र थी जब उनकी शादी हो गई थी। लेकिन उस पहली शादी में उनके अज़वाजी ताल्लुकात में उनका निभा नहीं हो सका, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में एक दूसरी शादी की जो एक बेवा औरत के साथ की, जिनका नाम शिवरानी देवी था। प्रेमचंद का सारा बचपन गांव की सरज़मीन पर ही गुजरा। गांव के ही माहौल में वो रचे और बसे थे। प्रेमचंद बचपन में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेला करते थे, जिसमें बाद में उन्होंने उर्दू ज़बान में और हिंदी में भी गिल्ली डंडा के नाम से एक बहुत मशहूर कहानी भी लिखी। हमारे नाज़रीन आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो उनका अदबी सफ़र है, उनकी जो अदबी ज़िंदगी है, आप उसको किस तरह से देखते हैं। पहले प्रेमचंद ने उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया जी। उर्दू में उन्होंने बहुत सारे नावल लिखे, बहुत सारे अफसाने लिखे, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उन्होंने उर्दू ज़बान को दी। प्रेमचंद से पहले भी उर्दू ज़बान में नावलें लिखी जाती थीं। मिर्ज़ा रुस्वा की बहुत मशहूर नावल उमराव जान अदा मौजूद है, रसन ना सरशार की नावलें मौजूद हैं और शरर की तारीख़ी नावलें भी मौजूद हैं। उसके बाद प्रेमचंद ने उर्दू में नावल लिखना शुरू किया। प्रेमचंद की नावलों की जो सबसे अहम खुसूसियत है वो ये है कि नावलों में उनका अप्रोच रियलिस्टिक है। गोया के जो दूसरे अदीब हैं या नावल निगार हैं या अफसाना निगार हैं, वो जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, जब उसको एक अदबी सफ़र के अंदर जो है वो उसको अपने मज़ामीन के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं, तो गोया कि वो मन घड़त चीज़ों को भी शामिल करते हैं। लेकिन जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो लिखने का तरीक़ा है, जो उनका उसलूब है, जो उनका ढांचा है, जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि अदब का जो उनका सफ़र है, अदब के सफ़र के साथ जो उनका नज़रिया अदब है, नज़रिया अदब को आप किस तरह देखते हैं। उनका नज़रिया अदब बराए ज़िंदगी का हामिल है। यानी उन्होंने जो भी अदब प्रोड्यूस किया, उस अदब का कोई ना कोई मकसद है, वो किसी ना किसी मकसद के तहत लिखते हैं। उसमें अफादी पहलू हमेशा हावी रहता है। उन्होंने ख़ुद भी कहा था कि अदब जो है वो दिल बहलाव का ज़रिया नहीं है, बल्कि दिल बहलाव के अलावा भी इसका कोई मकसद होता है। यानी अदब में अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ज़िंदगी को बदलने का उसमें सकत होनी चाहिए। उस अदब में ज़िंदगी के मेयार को बदल दे, इंसानी ज़िंदगी को बेहतर कर दे, इंसानी आला कदरों को अदब में पेश करे, जिससे माशरे में, समाज में फैली हुई बुराइयां ख़त्म हों। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जो गौदान का जो उनका नावल है, उसकी अहमियत, उसकी इफ़ादियत और जो उसका चर्चा का जो मौजू रहा नाजरीन अदीबों के अंदर, उसको आप किस तरह से देखते हैं। गौदान प्रेमचंद का सबसे बेस्ट नावल है जी। और गौदान में प्रेमचंद ने सिर्फ देहाती ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती के साथ पेश नहीं किया है, बल्कि शहरी ज़िंदगी पर भी उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। यहाँ पर जो है
गोदान को हम कह सकते हैं कि ये उस ज़माने के प्रेमचंद के दौर में किसानों की बदहाली का मुरक्का है जी। हम किसान किस तरह से किसानों को परेशान किया जाता था, उनका इस्तेसाल किया जाता था, गरीब आवाम को माशी तंगी या बदहाली का वो शिकार थे, वो सब प्रेमचंद के नावल गोदान में हमें मिल जाता है। अच्छा, गोदान का जो सबसे अहम किरदार है जिसको होरी उन्होंने उसका नाम दिया है, होरी एक ऐसा किरदार है जो उस ज़माने के किसानों की तरह एक सबमिसिव कैरेक्टर है। सबमिसिव कैरेक्टर मतलब वो हालात के सामने अपनी सिपर डाल देता है, उनसे वो कोई बगावत नहीं करता, बगावत के जज्बात उसके अंदर नहीं है, हर चीज़ को वो रब की मर्ज़ी या भगवान का करम समझ कर मान लेता है, अपने ऊपर की हुई सख्तियों को और अपने ख़िलाफ़ किए हुए जुल्म को भी वो बर्दाश्त कर लेता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो एक कैरेक्टर है यानी कि होरी के बेटे का कैरेक्टर, गोबर का कैरेक्टर, जो बाद में शहर चला जाता है और जिस कैरेक्टर के ज़रिए प्रेमचंद ने शहर की ज़िंदगी को भी दिखाया है, वहाँ पर गोबर के अंदर, गोबर एक सबमिसिव कैरेक्टर नहीं है बल्कि यहाँ पर गोबर के अंदर बगावत का जज्बा मौजूद है। वो अपने वालिद के ख़िलाफ़, उनकी जो रिवायात है उनके ख़िलाफ़ बगावत करता है, शहर जाकर वो मज़दूर स्ट्राइक में भी हिस्सा लेता है और वहाँ पर भी वो सरमायादार तबके के ख़िलाफ़ बगावत करता है। इसके अलावा जो फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं गोदान की, तो सबसे मशहूर कैरेक्टर धनिया का कैरेक्टर है। वो होरी की बीवी है और एक वफाशौर बीवी है, जैसे कि गांव की देहात की औरतें हुआ करती हैं जो अपने शौहर की खिदमत करती हैं, उनकी वफाशौर होती हैं, लेकिन होरी की तरह वो एक सबमिसिव कैरेक्टर नहीं है बल्कि उसके अंदर भी बगावत का जज्बा मौजूद है। वो समाज में फैले हुए रसूम और रिवाज के खिलाफ बगावत करती है। जब उसका बेटा गोबर झनिया, जो कि एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखती है, उसके साथ शादी, मतलब उसको वो अपनी बहू तस्लीम कर लेती है अपने बेटे। ये उस वक्त के दौर में एक बहुत बड़ा कदम था या एक बहुत बड़ा स्टेप था जो उस माशरे के ख़िलाफ़ लिया गया था कि ऐसे एक निचले ज़ात के औरत को या इस निचली ज़ात की लड़की को बहू के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया। गोया कि मुंशी प्रेमचंद जी ने उन तमाम पहलुओं को लिया है जो समाज के अंदर इक़्तिसादी एतबार से हों, माशी एतबार से हों, और ख़ासकर जो यकसानियत यानी कि मुसावात है, जो बराबरी और अदम बराबरी जो है, अदम मुसावात कहते हैं, इक्वलिटी जो है वो, यानी कि उस वक्त भी ये चीज़ मौजूद थी कि कुछ लोगों को जो है उतार चढ़ाव हासिल है, कुछ लोगों को बिल्कुल जो है दबा कुचला देखा जाता है। और उनका एक ख़ास नावल है गोशाए आफ़ियत। हमारे नाजरीन इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि उन्होंने 12 से ज़्यादा नावलों को लिखा, और जो गोशाए आफ़ियत है उसके अंदर उन्होंने जो है अपने वक्त के जो देही मसाइल हैं, जो देहाती मसाइल हैं, उनको जो है कवर करने की कोशिश की। गोशाए आफ़ियत के अंदर उन्होंने इस चीज़ को जो है बड़ा अच्छे तरीके से उजागर किया। कोई ऐसी चीज़ जो मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी अदबी पहलू के एतबार से और ज़्यादा उजागर करती हो, आप हमारे नाजरीन से इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बात की गोशाए आफ़ियत की, गोशाए आफ़ियत के साथ उनके नावल पर्दे मजाज में भी गांव का एक बहुत बड़ा मसला उन्होंने उठाया, और वो बेगार का मसला है। यानी कि किसानों को या फिर ऐसे गरीब तबके को बेगार के तौर पर लोग हासिल कर लेते थे, और ये जो बेगार के तौर पर लोग उनसे काम करवाया करते थे, ये सिर्फ साहूकार और ज़मींदार ही नहीं कराया करते थे, बल्कि उस समाजी, मतलब जो उस ज़माने के मजहबी पुरोहित वगैरह भी उनको इस तरह से उनसे काम लिया करते थे और उनकी मेहनत का पूरा मुआवजा भी नहीं दिया करते थे। अच्छा, प्रेमचंद के बारे में आपने अभी जैसे कि मुझे बताया कि कोई ऐसी चीज़ बताइए जो जिससे उनका अदबी जो रुतबा है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो प्रेमचंद को पढ़ते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ महसूस हुई कि उनके यहाँ मेटामॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा मौजूद है, यानी क़ल्बे माहियत उनके किरदारों में पाई जाती है। एक किरदार जो है वो शुरू से आखिर तक किसी कहानी में एक बैड रोल अदा कर रहा है, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं उनकी एक कहानी है जिसमें कि वो सोने जेवरों का डिब्बा चुरा कर ले जाता है। यानी चोरी करना एक बुरी बात है, लेकिन कहानी के आखिर तक आते आते उस किरदार की कल्बे माहियत हो जाती है, वो बदल जाता है और वो जो जेवर का डिब्बा है वो उसको वापस रख देता है, अपने मालिक के जेवर के डिब्बे को वापस रखाता है। वो अपनी मतलब वो गिल्टी है कि उसने ये काम किया है। इसके अलावा गोदान में भी एक जब शहरी ज़िंदगी का तज़किरा होता है तो वहाँ मिस मालती और मिस्टर चड्डा का जिक्र है, तो मिस्टर चड्डा
भी बाद में मेटाफोरसिस के अमल से गुजरते हैं, क़ल्बे माहियत के अमल से गुजरते हैं। और प्रेमचंद के यहाँ सिर्फ हकीकत निगारी ही नहीं पाई जाती है, बल्कि अगर हम देखा जाए तो उन्होंने उसलूब या फिर ज़बान भी ऐसी इस्तेमाल की है जिससे हकीकत का शाइबा होता है। जैसे कि होरी जब सुबह के टाइम पे निकलता है कर्ज लेने के लिए, तो उस टाइम का मौसम उन्होंने बहुत सुहाना दिखाया है, क्योंकि वो उस टाइम एक तो पुरुमीद है कि उसको कर्ज मिल जाएगा, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो वो दोपहर का टाइम हो रहा होता है और दोपहर के वक्त उसको कर्ज नहीं मिलता है। तो उस वक्त प्रेमचंद ने दिखाया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी की वजह से ज़मीन भी काँप रही है, मतलब इंसान के अंदर की कैफियत भी बदल रही है और वो कैफियत जो है वो मंजर के साथ दिख रही है कि मंजर भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल, आप एक चीज़ आपने इससे पहले जिक्र की कि मुंशी प्रेमचंद जी जहाँ एक अदीब थे वहीं वो जो है हिंदुस्तान की जो तहरीक आज़ादी है उसके अंदर भी वो उनका बड़ा रोल रहा है। मुझे याद है, हमारे नाजरीन अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को, कि जब गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन तहरीक चलाई वायलेंस को लेकर, तो उस तहरीक से, उस आंदोलन से जो है मुंशी प्रेमचंद जी बहुत मुतासिर हुए और मुंशी प्रेमचंद जी इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और गांधी जी के उस कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन तहरीक को, उस आंदोलन को जो है उसका हिस्सा बने। यही वजह रही कि जब उन्होंने अपना नावल सोज़े वतन लिखा, अंग्रेज़ों को जो है उनके नावल से जो है बगावत की बू आई और उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये शख्स हमारे बरखिलाफ़ लिखता है। उन्होंने उसी वक्त उस सोज़े वतन नावल को जो है उसकी सारी कॉपियाँ जो है जमा करवाईं और जमा करवाने के नतीजे में उन कॉपियों को जलवा डाली ताकि फिर से दोबारा ये सोज़े वतन लिखने के काबिल ना हो। सामिया जी, एक चीज़ जो मुंशी प्रेमचंद जी के नावलों की हमने बात की, उनके अफसाने के ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताएं। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि प्रेमचंद गांधी जी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, तो ये बात सही है कि प्रेमचंद गांधी जी से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उन्होंने अपने नावलों में अदम तहरीक, सत्याग्रह तहरीक, हर चीज़ का जिक्र किया है। लेकिन उनके नावलों में यही तशद्दुद और अदम तशद्दुद के बीच में एक कशमकश मिलती है। कुछ नॉवेल्स के किरदार ऐसे हैं जो कि अदम ताउन की तहरीक, सत्याग्रह की तहरीक को पूरी तरह से फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सूरदास का कैरेक्टर है, वहाँ पर अगर कोई उसको मार भी देता है तो वो उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं बुलंद करता है। लेकिन अगर हम उनके बाद मतलब और दूसरे नॉवेल्स देखें, बाद के नॉवेल्स देखें, उसमें ही अमर खान का कैरेक्टर मैदान अमल में, यहाँ पर वो अदम तशद्दुद की बात ना करते हुए बल्कि तशद्दुद को उन्होंने पेश किया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कशमकश उनके तमाम कहानियों में या नावलों में या उनकी लिखी हुई चीज़ों में मौजूद है। इसके अलावा आपने बात की अफसानों की, जो सोज़े वतन है वो प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है। उसमें 5 अफसाने ऐसे हैं जिस पे उन्होंने जो है वो तहरीक आज़ादी की बात की है और जिसमें एक उन्होंने सबसे पहला अफसाना लिखा था कि सबसे अनमोल रतन। उसमें उन्होंने सबसे अनमोल रतन ही इस चीज़ को बताया था कि जो शहीद के जिस्म से जो खून टपकता है वही सबसे अनमोल रतन होता है। और इसके अलावा वारिदात के जितने अफसाने हैं वो भी तहरीक आज़ादी या फिर सत्याग्रह या इन सब चीज़ों के ऊपर मुनहसर हैं। और प्रेमचंद ने जो था, प्रेमचंद के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब वो एक ऐसे अफसाना निगार या नावल निगार हैं जिनको हर तबके के लोग पढ़ते हैं उनकी कहानियों की वजह से, चाहे वो मुस्लिम तबका हो या हिंदू तबका हो। जैसे कि उन्होंने ईदगाह के ऊपर भी एक कहानी लिख दी, बहुत खूबसूरत और प्यारी कहानी लिखी है उन्होंने। इसके अलावा बच्चे भी उनके कहानियों को पढ़ते हैं, बूढ़े भी पढ़ते हैं और औरतें भी पढ़ती हैं। आपने औरतों की बात की तो प्रेमचंद के नावलों में औरतों के भी बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं। मान लीजिए, देख लिए उस टाइम, उस ज़माने में बेवाओं के ऊपर, बेवाओं की जो हालत थी या एक बेवा किस तरह से ज़िंदगी गुजारती थी या उसको किन किन दुश्वारियों का सामना अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता था, वो उन्होंने अपने नावल बेवा में बहुत खूबसूरती के साथ पेश कर दिया है। इसके अलावा बगैर जोड़ की शादी के मसाइल उन्होंने पेश किए हैं कि औरतों को अगर बगैर बेजोड़ शादी हो जाए तो औरतों के क्या मसाइल होते हैं और मर्दों के क्या मसाइल होते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े घर की बेटी, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने एक अफसाना लिखा है जिसमें उन्होंने एक जॉइंट फैमिली के सिस्टम को पेश करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस ज़माने में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम को अच्छा समझा जाता था, लोग जॉइंट फैमिली के तौर पर रहा करते थे। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि उस कहानी में कि वो नहीं चाहती है कि वो जो कैरेक्टर है उस अफसाने की कि वो जॉइंट फैमिली के तौर पर उस घर में रहे, लेकिन बाद में वो इस चीज़ पर अग्री भी नहीं होती है। जी, एक चीज़ सामिया जी, जो मुंशी प्रेमचंद जी के जो अफसाने हैं उनको लेकर आप किसी एक ख़ास अफसाने पर
हमारे नाजरीन के लिए रोशनी डालें। प्रेमचंद का सबसे अच्छा अफसाना जो मुझे लगा वो कफ़न था, जो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था। तो कफ़न में प्रेमचंद ने ज़िंदगी का मतलब मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया पेश किया है। कफ़न में जो कैरेक्टर हैं घेसो और माधो, वो भी एक मतलब निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं समाज के, और उन्होंने उन दोनों कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बेहिस दिखाया है। वहाँ पर एक तो वजह ये होती है बेहिसी की, क्योंकि चूँकि उन लोगों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था, उसके बिना पर उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता था उतना, उनकी बेसिक नीड्स भी ज़िंदगी की नहीं पूरी हो पाती थी, लेकिन सारा का सारा वक्त वो अपना खेतों में या दूसरे कामों में लगाया करते थे। तो फिर उनके अंदर एक बेहिसी पैदा हो जाती है, उन कैरेक्टर्स के अंदर, उन लोगों के अंदर, कि जब हमें पूरी मुआवजा नहीं मिल रहा, हमें अपनी मेहनत का पूरा अज्र नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब हमें पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल रहा, तो हम बगैर खाने के भी रह सकते हैं। तो वही बेहिसी जो है वो घेसो और माधो के कैरेक्टर्स में मौजूद है। वहाँ पर जो है उनकी माधो की जो बीवी होती है वो दर्द ज़हर से तड़प रही होती है, लेकिन उन दोनों कैरेक्टर्स पर उसका कोई असर नहीं होता है कि वो उसको जो है वो डॉक्टर की फैसिलिटी उसको वहाँ पर दें या उसको कहीं लेकर जाएं। उसके बाद जब वो मर जाती है, उसका कफ़न ख़रीदने के लिए वो एक ज़मींदार के पास, उनके जो ज़मींदार हैं उनके पास जाते हैं और वो उनसे पैसा मांगते हैं। तो वो उनको भी पैसे की भी वो वहाँ भीख मांगते हैं, फिर वो उन्हें पैसा दे देते हैं, लेकिन वो पैसा ले जाकर वो उसको कफ़न नहीं दिलाते हैं, बल्कि वो अपने ही ऊपर उन पैसों को खर्च कर लेते हैं। तो ये जो कहानी की जो एंडिंग है कि वो उसको वो उन पैसों का वो कफ़न भी नहीं मिला, बल्कि आसपास के लोग उसके लिए कफ़न इकट्ठा करते हैं। तो ये उस ज़माने के इस मुआशरे की बेहिसी की अलामत है। वो गोया के समाज की बेहिसी का जिक्र किया है उसके अंदर। एक चीज़ जो मुंशी प्रेमचंद के, जहाँ हम अदबी कारनामों को जिक्र कर रहे हैं, जो मौजूदा हमारे अदीब हैं उनके लिए जो आज के वक्त का अदब है, जो आज के वक्त का साहित्य है, इसको आप उस वक्त के अदब से और इस वक्त के साहित्य से किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने अपने ज़माने के बहुत सारे इश्यूज़ अपने नॉवेल्स में, अपने अफसानों में डिस्कस किए, चाहे वो इशू किसानों से रिलेटेड हों, चाहे वो इशूज़ दलित से रिलेटेड हों, चाहे वो औरतों से रिलेटेड हों। उस ज़माने में उन्होंने माशरे में जो कुछ भी होता हुआ देखा, उन्होंने अपने अफसानों या अपने नावलों के ज़रिए उसको पेश किया, उसको सुधारने की कोशिश की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। वो एक हकीकी ज़िंदगी वो पेश करते। उसके बाद उर्दू ज़बान में बहुत अच्छे नावल लिखे गए, और उर्दू ज़बान के जो राइटर्स हैं उन्होंने भी उन मौज़ूआत को टच किया जो आज के दौर का मतलब एक बहुत बड़ा मसला बन गए थे। जैसे कि बहुत सारे नॉवेल्स में हम देखते हैं आग का दरिया है, जिसमें उन्होंने तक़सीम हिंद के मौज़ूआत को पेश किया। तक़सीम हिंद के बाद जो एक तरह से तक़सीम हिंद के बाद जिस तरह से बर्बादी हुई, तबाही आई, जिस तरह के लोगों के घर लूटे, वो सारे मसाइल उन्होंने वहाँ पेश किए हैं। तो नई नस्ल के लिए मेरा ये पैगाम है कि जो आज के दौर के मसाइल हैं, हम उनको भी उस नज़रिए से देखें, उनको उनकी हकीकत को पहचानें, उनको देखें और उनको अपने अदब में पेश करने की कोशिश करें। और उस अदब के ज़रिए उसको अदब में पेश करने का मकसद ये होता है कि माशरे की जो रियल फेस है, जो असली चेहरा है समाज का, वो हमारे सामने आए और उसमें सुधार पैदा करने की कोई ना कोई कोशिश की जाए। सामिया जी, जिस तरह के हमने आज मुंशी प्रेमचंद जी की ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों, उनके अफसानवी मजमूओं का ज़िक्र किया, उनके नावलों का, उनके ड्रामों का, उनसे मुताल्लिक़ जो उनकी ज़िंदगी के अहवाल थे, तमाम चीज़ों पर हमने आज गुफ्तगू की। हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप इस ख़ास मौके पर उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे मुख्तसर अल्फाज में? मैं अपने नाज़रीन को एक ख़ास पैगाम ये देना चाहूँगी कि सभी लोग अदब से जुड़े रहें, अदब को फ़रोग़ देने की कोशिश करें और अदबी लिटरेचर को भी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि लिटरेचर जो होता है वो हर दौर का आईना होता है, हर दौर के समाज की, हर दौर के लोगों की ज़हनी कैफियतों को पेश करता है। जब हम अपने पिछला लिटरेचर पढ़ते हैं तो आगे के लिए हमारे लिए राह बनती है कि हमें आगे किस ट्रेंड को फॉलो करना है, हमें किस तरह से उन चीज़ों को, उन इश्यूज़ को किस तरह से पेश करना है जो हमारे पहले के लोग पेश करके चले गए। जब हम इस तरह से अदब को देखेंगे या अदब को पढ़ेंगे, अदब का मुताला करेंगे और अदब को जो है वो एक आला कार समझेंगे समाज को बेहतर बनाने का, तो हम एक बहुत अच्छा अदब प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज के दौर में भी हमारी नौजवान नस्ल भी ऐसे बहुत सारे अदबी कारनामे अंजाम दे सकती है जो रहती दुनिया तक के लिए मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम उनको पेश कर पाएंगे आगे। सामिया जी, ठीक है, आपने अदबी अहवाल पर हमसे गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अमृतसर साहब।